हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है इपोक्साइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले इपोक्साइड्स क्या होते हैं। तो थ्री मेंबर्ड साइक्लिक रिंग के अंदर जैसे ये हमारे पास होता है हाइड्रोकार्बन जिसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। तो थ्री मेंबर्ड ये जो साइक्लोप्रोपेन है इसमें इस कार्बन को हटा के अगर यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया जाता है तो उसको बोलते हैं इपोक्साइड। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन में एक कार्बन की जगह यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीजन, तो उसको बोलते हैं इपोक्साइड्स। तो इपोक्साइड्स क्या होते हैं, थ्री मेंबर्ड साइक्लिक ईथर्स आर कॉल्ड इपोक्साइड्स। ठीक है, नॉर्मल ईथर्स आपको पता है, ईथर्स क्या होते हैं, डाई एल्काइल ऑक्सीजन जो होता है उसको ईथर बोलते हैं। ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर एक एल्काइल ग्रुप इधर लगा हुआ है, एक एल्काइल ग्रुप इधर लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं ईथर। लेकिन ये ईथर अगर थ्री मेंबर्ड रिंग की फॉर्म में है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है इपोक्साइड। ये भी ईथर है, ये भी ईथर है, लेकिन ये थ्री मेंबर्ड रिंग की फॉर्म में है तो इसका स्पेशल नाम अलग से क्या बोल दिया जाता है, इपोक्साइड। सो थ्री मेंबर्ड साइक्लिक ईथर आर कॉल्ड इपोक्साइड। तो ये इपोक्साइड होते हैं, तीन मेंबर है इस रिंग के अंदर, 1 2 3। ठीक है, तो ये इपोक्साइड होते हैं। तो अब हमारे पास आता है नोमेनक्लेचर कि हम कैसे नेम बताते हैं। जो भी हमें इपोक्साइड दिया हुआ उसका नाम क्या रखेंगे हम केमिस्ट्री में। ठीक है, तो दो नेम के सिस्टम यूज होते हैं, कॉमन नेम होता है, IUPAC नेम होता है। कॉमन नेम के जो सिस्टम होता है उसमें इपोक्साइड्स को बोलते हैं एल्काइलिन ऑक्साइड। ठीक है, कॉमन नेम के सिस्टम के अंडर इपोक्साइड्स को बोला जाता है एल्काइलिन ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन IUPAC नेम के अंडर उसको बोला जाता है एल्कीन ऑक्साइड, या फिर उसको इपोक्सी एल्केन बोल सकते हैं, या फिर उसको ऑक्सीरेन बोल सकते हैं। तो अभी आगे हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, ये इपोक्साइड है, इसका हमें कॉमन नेम बताना है। तो कॉमन नेम में क्या यूज करते हैं हम, एल्काइलिन। अगर दो कार्बन है तो इथाइलिन, तीन कार्बन है तो प्रोपाइलिन, चार कार्बन है तो ब्यूटाइलिन, बस आगे क्या ऐड कर देंगे, ऑक्साइड। तो यहाँ पे ये देखो कितने कार्बन है, यहाँ पे 1 2 कार्बन है तो इसको बोलेंगे इथाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, एल्काइलिन ऑक्साइड कॉमन नेम में जनरल हम वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम एक्चुअल में नेम बताते हैं तो दो कार्बन का एल्काइलिन क्या होता है, इथाइलिन ऑक्साइड बन जाएगा। IUPAC नेम क्या होता है, IUPAC नेम के लिए हम यूज करते हैं एल्कीन ऑक्साइड, या फिर हम इपोक्सी एल्केन बोल सकते हैं, या फिर हम ऑक्सीरेन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो कार्बन है, दो कार्बन है तो दो कार्बन का होता है इथीन। ठीक है, एल्कीन, और यहाँ पे दो कार्बन है तो इथीन ऑक्साइड ऐड कर देंगे। या फिर यहाँ पे IUPAC नेम इसका क्या हो सकता है, इपोक्सी वर्ड के आगे इथेन लगा दे, इपोक्सी फिर एल्केन का नाम, तो यहाँ पे इपोक्सी लिख दिया। दो कार्बन है तो दो कार्बन का एल्केन क्या होता है, इथेन, तो इपोक्सी इथेन भी इसका IUPAC नेम हो गया। या इन जनरल इसका जो नेम होता है इपोक्साइड को IUPAC नेम के सिस्टम के अंदर ऑक्सीरेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो भी नेक्स्ट सिस्टम पे चल, ये वाला कंपाउंड देखते हैं, इस इपोक्साइड का हमें कॉमन नेम बताना है। तो कॉमन नेम क्या है, कार्बन काउंट कर लो कॉमन नेम के लिए, 1 2 3, तीन कार्बन होते हैं तो तीन कार्बन के लिए एल्काइलिन क्या बन जाएगा, प्रोपाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, और IUPAC नेम की अगर बात करें तो ये तीन कार्बन है इसमें, तो तीन कार्बन के एल्कीन क्या होते हैं, प्रोपीन, फिर आगे वर्ड ऐड कर देंगे ऑक्साइड, तो ये भी हमारा IUPAC नेम है। 1 और 2 कार्बन पे इपोक्सी जुड़ा हुआ है, 1 और 2 कार्बन पे ये इपोक्सी, ये जो ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा हुआ है 1 और 2 कार्बन पे है, तो 1 2 इपोक्सी प्रोपेन बन जाता है। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, ये मिथाइल है यहाँ पे। ठीक है, मिथाइल ऑक्सीरेन, ये नॉर्मल हमारा क्या है यहाँ पे, ये इसका, या फिर ये इसको IUPAC नेम में इसको ऑक्सीरेन बोलते हैं, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 2 मिथाइल, या सिर्फ मिथाइल ऑक्सीरेन, मिथाइल ऑक्सीरेन बन जाएगा। यहाँ पे अब ये है, यहाँ कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन का होता है ब्यूटाइलिन ऑक्साइड। IUPAC नेम की बात करेंगे तो 2 और 3 कार्बन के
बीच में इपोक्सी है तो 2,3 इपोक्सी ब्यूटेन। तो जैसे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 2,3, ठीक है, यहाँ पे एक मिथाइल इधर है, एक मिथाइल इधर है, 2,3 डाई मिथाइल, और ये बीच वाली जो रिंग है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीरेन। तो इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल ऑक्सीरेन। 2 और 3 पे 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं और ये ऑक्सीरेन बन जाएगा, ठीक है। या फिर सिंपली इसको क्या बोल सकते हैं हम, ये इसको हम बोलेंगे, देखो सेकंड पोजीशन से यहाँ पे इसको ब्यूटीन बोलेंगे, ब्यूटीन ऑक्साइड, ठीक है। जैसे एल्कीन ऑक्साइड था तो यहां से बोल देंगे 2 ब्यूटीन ऑक्साइड, ठीक है, एल्कीन का नाम और फिर ऑक्साइड का 2 ब्यूटीन ऑक्साइड, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे इसको इथीन ऑक्साइड बोला था, तो इस टाइप से हम इपोक्साइड्स का नोमेनक्लेचर बताते हैं, ठीक है, कॉमन नेम या फिर IUPAC नेम। इसके बाद देखते हैं हम सिंथेसिस ऑफ इपोक्साइड्स, ठीक है, कि इपोक्साइड्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इपोक्साइड्स की जो मेन रिएक्शन होती है इपोक्साइड्स को बनाने की, उस रिएक्शन को बोलते हैं इपोक्सीडेशन रिएक्शन। इपोक्सीडेशन रिएक्शन में क्या करते हैं कि एल्कीन होता है एक हमारे पास, और एक हम लेते हैं पर एसिड, एल्कीन होता है और एक होता है परोक्सी एसिड, या फिर इसको पर एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो पर एसिड क्या होते हैं कि नॉर्मल जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन अगर यहाँ पे एक ऑक्सीजन और आ जाता है बीच में तो इसको बोलते हैं पर एसिड या परोक्सी एसिड। इसका ये जो नाम आया है ये हमारा आया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। ये जो लिंकेज होती है इसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। ऑक्सीजन ऑक्सीजन की जो लिंकेज होती है इसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। तो ये जो पेरोक्सी एसिड होता है इसके अंदर ये पेरोक्साइड लिंकेज होती है, ठीक है, इसीलिए इसको पेरोक्सी एसिड या फिर पर एसिड बोलते हैं। और इस रिएक्शन को बोला जाता है इपोक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इपोक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? इपोक्सीडेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन बिटवीन एल्कीन एंड पेरोक्सी एसिड टू फॉर्म इपोक्साइड्स इज कॉल्ड इपोक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो एल्कीन ले लिया, ये हमारे पास पेरोक्सी एसिड है। जब इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो डबल बॉन्ड होता है एल्कीन में, जिस कार्बन के ऊपर ये जो डबल बॉन्ड है वहां पे इपोक्साइड रिंग आ जाती है, तो और इस रिएक्शन को बोलते हैं इपोक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे जो पेरोक्सी एसिड यूज हुआ है, ठीक है, तो वो पेरोक्सी एसिड हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, कॉमनली जो यूज होते हैं उसका हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। जैसे हम यूज कर सकते हैं पेरोक्सी फॉर्मिक एसिड, ठीक है, ये फॉर्मिक एसिड था, यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज आ गई तो इसको बोलते हैं पेरोक्सी फॉर्मिक एसिड। ये है पेरोक्सी एसिटिक एसिड, ये है हमारा पेरोक्सी बेंजोइक एसिड। ये है यहाँ पे देखो, ये यहाँ से ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, तो मेटा के ऊपर है क्लोरो, तो मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे ये रिसेंटली अभी मॉडर्न टाइम्स में हम रिसर्च लेबोरेटरी में MMPP का यूज करते हैं इपोक्सीडेशन रिएक्शन करवाने में। अभी रिसेंटली हम MMPP का यूज करते हैं लैब में इपोक्सीडेशन रिएक्शन को करवाने के लिए। अब MMPP क्या होता है? मैग्नीशियम मोनोपेरोक्सी थैलेट। अब देखो ये होता है हमारा थैलिक एसिड, ये है हमारे पास थैलिक एसिड, ठीक है, ये थैलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है। अब थैलिक एसिड के अंदर एक तरफ क्या आ गया हमारे पास, इपोक्सी लिंकेज पेरोक्सी लिंकेज आ गई है, ठीक है। और दूसरे वाला ये जो एसिड था इसको हमने कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब जब ये मैग्नीशियम के साथ जुड़ेगा तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, तो इसलिए इसका कितना चाहिएगा, इसके भी 2 चाहिएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये थैलिक एसिड से बना है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो यहाँ पे ग्रुप था वो पर एसिड की फॉर्म में है, इसलिए इसको बोलते हैं मैग्नीशियम मोनोपेरोक्सी थैलेट, ठीक है। मोनो किस लिए? क्योंकि इन दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में से केवल एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को ही हमने पर एसिड लिंकेज में कन्वर्ट किया है।
तो इन सभी रिएजेंट्स का हम यूज करते हैं इपोक्सिडेशन रिएक्शन करवाने के लिए। ठीक है, अभी आगे हम एग्जांपल्स देखेंगे इपोक्सिडेशन रिएक्शन के। अभी एग्जांपल देखते हैं हम इपोक्सिडेशन रिएक्शन के। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, जैसे ये हमारे पास एल्कीन है, इसकी हमने रिएक्शन करवाई है परऑक्सी एसिड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो परऑक्सी एसिड का ये ऑक्सीजन होगा, ये डबल बॉन्ड के ऊपर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा और ये इपोक्साइड रिंग हमारी फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, ये साइक्लोहेक्सीन लिया है हमने और ये परऑक्सी एसिटिक एसिड लिया है। तो जैसा हमने पहले देखा है कि जब भी परऑक्सी एसिटिक एसिड या कोई भी पर एसिड की रिएक्शन हम एल्कीन के साथ करवाते हैं, तो ये जो बीच वाला ऑक्सीजन होता है ये डबल बॉन्ड के ऊपर इस टाइप की इपोक्साइड रिंग फॉर्म कर देता है। ठीक है, तो मैकेनिज्म देखते हैं इस रिएक्शन का। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि जैसे ये एल्कीन का ये जो डबल बॉन्ड होता है, ये हमारा काम करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। एल्कीन का जो डबल बॉन्ड होता है वो किसकी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसकी वजह से दोनों कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। और ये जो परऑक्सी एसिड वाला ये परऑक्सी एसिड है, इसके अंदर ये वाला जो ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है, ये ऑक्सीजन के एटम के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है ये पूरा ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो ये हमारा काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो एल्कीन का डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, ये इस टाइप से इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक किया है और ये बॉन्ड हमारा ब्रेक होके इस ऑक्सीजन के ऊपर चला गया है। ये इस टाइप से ब्रेक होता है, ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे चला गया है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये डबल बॉन्ड था, इसने इस कार्बन के ऊपर अटैक कर दिया है। तो ओवरऑल इस टाइप से हमारी इपोक्साइड रिंग फॉर्म हो जाती है और ये जो ग्रुप बच जाता है ये हमारा लिविंग ग्रुप बनके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से HrCO नेगेटिव और यहाँ से H पॉजिटिव, क्योंकि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है इस टाइप से ब्रेक होता है कि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिलते हैं, फिर वो इधर अटैक करता है। H के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके ये एसिटिक एसिड, ये OH ग्रुप यहाँ पे बन जाता है एसिटिक एसिड के अंदर। ठीक है, इसके बाद अभी हम देखते हैं एक और हमारे पास मेथड है इपोक्साइड बनाने का, वो हम किससे बनाते हैं, हेलोहाइड्रिन से। तो हेलोहाइड्रिन की रिएक्शन जब हम करवा देते हैं किसी बेस के साथ, फॉर एग्जांपल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे पास बनता है इपोक्साइड्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हेलोहाइड्रिन्स क्या होते हैं। ये जो हेलोहाइड्रिन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक तो इसमें हेलोजन होगा और ये जो हाइड्रिन वर्ड यूज हुआ है ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप के लिए यूज हुआ है। तो कहने का मतलब हेलोहाइड्रिन के अंदर एक हेलोजन होता है और एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप होता है। तो ये एल्कीन की रिएक्शन, तो हेलोहाइड्रिन कैसे बनता है, एल्कीन की रिएक्शन जब किसी हेलोजन के साथ करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो एल्कीन का जो डबल बॉन्ड होता है एल्कीन के अंदर, जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, उन कार्बन में से एक के ऊपर ये हेलोजन आ जाता है, ये X यहाँ पे, और दूसरे के ऊपर OH आ जाता है। और इन जनरल जो हेलोहाइड्रिन बनाते हैं हम, उसमें ये हेलोजन या तो ब्रोमीन यूज करते हैं या फिर हम यहाँ पे क्लोरीन यूज करते हैं। ठीक है, आयोडीन और फ्लोरीन का यूज नहीं किया जाता है। तो ये हमने देखा हेलोहाइड्रिन कैसे बनाते हैं, हेलोहाइड्रिन की फॉर्मेशन देख ली, क्योंकि जब हमें इपोक्साइड बनाना है तो हमारा स्टार्टिंग जो कंपाउंड चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, हेलोहाइड्रिन। तो हेलोहाइड्रिन कैसे बनाते हैं वो हमने अभी देख लिया। अब हेलोहाइड्रिन के बाद में जब हम हेलोहाइड्रिन की रिएक्शन करवाते हैं किसी बेस के साथ, तो क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास हेलोहाइड्रिन है, तो यहाँ पे ये जो बेस होगा, बेस क्या करेगा, इस OH के एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। एल्कोहल्स का एसिडिक नेचर होता है, तो ये बेस यहाँ से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये वाटर यहाँ से निकल जाता है। फिर क्या होगा,
कि जो O नेगेटिव बना है ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा क्लोरीन के ऊपर, ये इस टाइप से इसके ऊपर अटैक करेगा और ये क्लोरीन हमारा बाहर निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। और ये स्टेप कैसा होता है, स्लो होता है, और इसी वजह से इपोक्साइड हमारा यहाँ पे बन जाता है। तो ये ध्यान रखना है, पहले जो बेस क्या करता है, बेस यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है, ये O नेगेटिव बनाता है, O नेगेटिव फिर इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये Cl माइनस यहाँ से बाहर हो जाएगा। ये एक टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और यहाँ पे ये इपोक्साइड हमारा बन जाता है, ठीक है। अगर ये जिस कार्बन के ऊपर ये हेलोजन लगी हुई है, अगर वो प्राइमरी सेकेंडरी है या सिर्फ CH2 है, तो ये रिएक्शन जनरली हमारी SN2 होती है, ठीक है। तो ये हमने मैकेनिज्म देख लिया कि हेलोहाइड्रिन से इपोक्साइड कैसे बनता है। इसके बाद हम देखते हैं एक और मेथड है हमारे पास इपोक्साइड बनाने का। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हम रिएक्शन करवाते हैं एल्कीन का और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर लेते हैं। एल्कीन होता है हमारे पास और ऑक्सीजन गैस होता है, उन दोनों को मिक्स कर लेते हैं, उनका मिक्सचर बना लेते हैं, और उस मिक्सचर को हम पास करवाते हैं सिल्वर मेटल के ऊपर से। उस मिक्सचर को हम पास करवाते हैं सिल्वर मेटल के ऊपर से, ठीक है। लेकिन वो सिल्वर मेटल को हम हीट करके रखते हैं। तो जब एल्कीन और ऑक्सीजन के मिक्सचर को हम हीटेड सिल्वर मेटल के ऊपर से पास करवाते हैं तो हमारे पास बन जाता है इपोक्साइड। तो एक मेथड हमने ये देख लिया। तो टोटल 3 मेथड हमने देखे। सबसे पहला इपोक्सीडेशन, फिर हमने फ्रॉम हेलोहाइड्रिन से कैसे बनाते हैं, तीसरा मेथड ये है एल्कीन की रिएक्शन, एल्कीन और ऑक्सीजन की रिएक्शन सिल्वर के साथ। तो ये 3 मेथड हमने देख लिए हैं इपोक्साइड बनाने के। इसके बाद अभी हम प्रोसीड करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ इपोक्साइड्स के साथ, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन जब हम इपोक्साइड्स की स्टडी करते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले आपने जैसे देखा होगा कि हमारे एक तो जो इपोक्साइड ये हमारे नॉर्मल ईथर होते हैं और इपोक्साइड हमारे साइक्लिक ईथर होते हैं। जो हम नॉर्मली ईथर पढ़ते हैं ये एसाइक्लिक होते हैं और जो इपोक्साइड होते हैं वो साइक्लिक होते हैं। होते दोनों ईथर है, दोनों के अंदर ईथर टाइप की लिंकेज होती है ROR, ये भी एक टाइप से ROR। तो दोनों एक टाइप से ईथर की लिंकेज होती है इपोक्साइड में भी और ईथर्स के अंदर भी। लेकिन जो हमारे असाइक्लिक ईथर्स होते हैं, ये जो ईथर्स होते हैं हमारे, ये इनर्ट होते हैं। इनर्ट होने का मतलब ये केमिकल रिएक्शन शो नहीं करते हैं या बहुत ही कम केमिकल रिएक्शंस ये शो करते हैं, वो भी जब हमारी रिएक्शन की कंडीशन कैसी हो, ड्रास्टिक हो, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लेते हैं, तभी हमारे असाइक्लिक ईथर्स रिएक्शन करते हैं। अदरवाइज रूम टेम्परेचर पे ये इनर्ट होते हैं। लेकिन अगर यहीं पे हम देखें इपोक्साइड्स को, तो इपोक्साइड्स हमारे हाईली रिएक्टिव नेचर के होते हैं। इपोक्साइड्स की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और इसकी रिएक्टिविटी हाई होने का जो रीजन है वो है हाई रिंग स्ट्रेन। इस वर्ड पे आपको ध्यान देना है, हाई रिंग स्ट्रेन, कि जो नॉर्मल ईथर होते हैं वो इनर्ट होते हैं, बट इन कंपैरिजन जो हमारे इपोक्साइड्स होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव। उसका रीजन हम क्या बताते हैं, हाई रिंग स्ट्रेन। अब ये समझते हैं कि हम ये रिंग स्ट्रेन क्या होता है। एक्चुअल में जो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो ये इपोक्साइड बनाया हुआ है, तो यहाँ पे हर एक एटम यहाँ पे देखोगे, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, इन सभी एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहाँ पे sp3 है। ये कार्बन भी यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसी भी एटम की होती है तो उसके अराउंड में जो बॉन्ड्स होते हैं उनके बीच में एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। अगर किसी भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उस एटम के अराउंड में जो भी बॉन्ड्स होंगे उनका अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होता है और उन बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होता है वो हमारा 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। जैसे ये कोई एटम A है, इसके अराउंड में 4 बॉन्ड है तो इनका अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होगा और ये बॉन्ड एंगल कितने होंगे, 109 डिग्री 28 मिनट्स। लेकिन अब अगर हम इपोक्साइड्स को देखते हैं तो इपोक्साइड्स के अंदर ये जितने बॉन्ड एंगल हैं, इन सभी बॉन्ड एंगल्स को हम देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री के होते हैं,
होने कितने चाहिए थे ये 109 डिग्री 28 मिनट्स के, लेकिन एक्चुअल में कितना है ये 60 डिग्री। तो अगर आप दोनों का डिफरेंस करते हो तो अप्रोक्सीमेटली 49 डिग्री 28 मिनट्स का डिफरेंस है कि कोई एंगल बॉन्ड के अंदर कोई एंगल इतना होना चाहिए था 109 डिग्री, लेकिन एक्चुअल में कितना है वो 60 डिग्री। तो इसकी वजह से क्या होता है, रिंग के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जाता है, एक टाइप का प्रेशर आ जाता है कि इन बॉन्ड एंगल्स को हमने जबरदस्ती 109 डिग्री से कितना कर दिया है 60 डिग्री कर दिया है। इतना ज्यादा इनके ऊपर दबाव डाल दिया इन बॉन्ड्स के ऊपर कि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जाता है इस रिंग में। स्ट्रेन का मतलब प्रेशर एक टाइप का, कि इस पूरी रिंग के ऊपर एक बहुत ज्यादा प्रेशर है, ठीक है, कि बॉन्ड एंगल हमारे ये 109 डिग्री के होने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअल में कितने कर दिए हमने इनको जबरदस्ती 60 डिग्री। तो इसीलिए इस रिंग का हमेशा टेंडेंसी ये होता है कि ये ओपन हो जाए, इसके अंदर जो रिंग स्ट्रेन है वो खत्म हो जाए। इसीलिए ये रिंग हमेशा ट्राई करता है ब्रेक होने की, ठीक है, ये रिंग हमेशा ब्रेक होने की ट्राई करता है, ठीक है। तो इसी का ये रिंग स्ट्रेन की वजह से ही इसकी रिएक्टिविटी होती है। रिंग स्ट्रेन की वजह से ही हमेशा ब्रेक होना चाहती है और केमिकल रिएक्शन करना चाहती है। तो यही रीजन है हमारा इपोक्साइड्स की हाई रिएक्टिविटी का, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। इपोक्साइड्स हैव वेरी हाई रिएक्टिविटी, ठीक है, ड्यू टू हाई रिंग स्ट्रेन, हेंस दे अंडरगो रिंग क्लीवेज। जब इस इपोक्साइड की हम रिएक्शन करवाते हैं किसी भी एसिड के साथ या किसी भी बेस के साथ या किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो ये हमारी रिंग ब्रेक हो जाती है, ठीक है। और ब्रेक क्यों होती है, क्योंकि ब्रेक होने से इसका ये जो रिंग स्ट्रेन था ये खत्म हो जाता है। जैसा कि हमने स्टूडेंट डिस्कस किया था कि इपोक्साइड जो होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं एसिडिक बेसिक मीडियम में या फिर किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ जब वो रिएक्शन करते हैं तो इपोक्साइड रिंग ब्रेक हो जाती है, ठीक है। और इसके ब्रेक होने का जो रीजन है वो ये है कि क्योंकि जो इपोक्साइड रिंग होती है उसमें एंगल स्ट्रेन या उसके अंदर जो स्ट्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यही रीजन होता है कि इपोक्साइड्स हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो अभी हम 1 बाय 1 देखते हैं कि जब भी हम इपोक्साइड्स की एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, बेस के साथ करवाते हैं, डायरेक्ट किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ करवाते हैं, तो इपोक्साइड रिंग्स कैसे ओपन हो जाती है, कैसे ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो 1 बाय 1 अभी देखते हैं। तो सबसे पहला है एसिड कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग, ठीक है। तो जो भी इपोक्साइड्स होते हैं जब उनकी एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो रिंग हमारी ओपन हो जाती है, ठीक है। और ये माइल्ड कंडीशन में ही ये प्रोसेस हो जाती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें हीट करना या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहली रिएक्शन है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस। जब भी हम इपोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ इन द एसिडिक मीडियम, तो इपोक्साइड क्या हो जाता है, ग्लाइकोल में कन्वर्ट हो जाता है। इपोक्साइड का ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और ये जिन दो कार्बन के बीच में इपोक्साइड रिंग बनी हुई है उन दोनों पे OH आ जाता है, तो ग्लाइकोल फॉर्मेशन हो जाती है। अगर सेम रिएक्शन के अंदर अगर वाटर की जगह इथेनॉल हम यूज करते हैं फिर भी इपोक्साइड की रिंग ब्रेक हो जाएगी और एक तरफ हमारे पास OH आएगा और दूसरी तरफ ये इथोक्सी ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। जो भी अल्कोहल का ये पार्ट होगा वो इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अगर इपोक्साइड की रिएक्शन किसी हम हेलोजन एसिड के साथ HBr से करवा देते हैं तो एक तरफ OH आ जाता है, एक तरफ Br आ जाता है। तो ओवरऑल अगर इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करोगे तो क्या होता है, इसमें जैसे वाटर है तो ये HOH, एक तरफ आप ऑक्सीजन के साथ H लगा दो, दूसरे वाले कार्बन पे OH, ठीक है। इसमें एक तरफ आप ये लगा दो OCH2CH3, दूसरी तरफ H, तो एक तरफ OH बन गया, एक तरफ OCH2CH3। तो अगर HBr के साथ करवाते हो तो एक जगह O के पास H आ जाएगा, दूसरे वाले कार्बन पे Br आ जाएगा। तो इस टाइप से ये बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, ये प्रोडक्ट हमारे बनते हैं। तो इसका एक्चुअल में अगर मैकेनिज्म देखें कि ये जो रिंग ओपनिंग हो रही है एसिडिक कंडीशन में ये कैसे होती है, तो उसका मैकेनिज्म हम देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो भी ये इपोक्साइड का ऑक्सीजन है इसका प्रोटोनेशन हो जाता है, इसका प्रोटोनेशन हो जाता है इस टाइप से, ठीक है।
क्योंकि इसके ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये हमारा H पॉजिटिव है, तो एसिड बेस टाइप की रिएक्शन होती है और इस पे प्रोटोनेशन हो जाता है। इसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाई H2O। अब जो हमारा वाटर है वो इस प्रोटोनेटेड इपोक्साइड के ऊपर अटैक कर देगा। जैसे ये देखो, ठीक है, O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, वाटर के पास लोन पेयर है, तो ये वाटर का ये लोन पेयर ये ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक करता है। और अब ऑक्सीजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो आपको पता है ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है, इसीलिए ये CH2 पे जब अटैक होगा तो ये ऑक्सीजन और कार्बन वाला बॉन्ड इस टाइप से ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले कार्बन पे क्या आ गया, OH, तो इस वाले कार्बन पे आ गया OH। इस वाले कार्बन पे क्या होगा, इसको कार्बन 1 नाम दे दिया, इसको 2, तो ये 1 पे 2 पे OH आ गया। इधर 1 पे क्या होगा, ये वाटर ने इधर अटैक किया था, तो वाटर का लोन पेयर यूज हुआ था इस अटैक में, तो OH2 पॉजिटिव बन गया ये। अब OH2 पॉजिटिव में से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन हमारा कम स्टेबल होता है या अनस्टेबल बोलते हैं इसको, ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो इसीलिए OH बॉन्ड ब्रेक होता है और उस बॉन्ड के ब्रेक होने से जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑक्सीजन को मिल जाएंगे। ठीक है, और ये -H पॉजिटिव, तो इस टाइप से हमारा ग्लाइकोल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अभी वापस से इस स्टेप में आते हैं, जो ये वाटर का अटैक हो रहा था, तो क्या होता है, ये वाला जो स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है। ये वाला जो स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है और एक टाइप से ये SN2 रिएक्शन होती है। SN2 के बारे में आपको पता होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा होगा। तो ये SN2 अटैक होता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और समझते हैं इस वाले स्टेप को समझने के लिए। देखो यहाँ पे तो पहला ये जो फर्स्ट कार्बन है, ये जो सेकंड कार्बन है, दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। इधर भी CH2 है, इधर भी। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा इपोक्साइड है जिसमें ये कार्बन 1 और कार्बन 2 अनइक्वल है। अनइक्वल का मतलब यहाँ ये जो कार्बन 1 है इस पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये कार्बन जो 2 है इस पे कोई भी ग्रुप नहीं है, तो कहने का मतलब ये सब्स्टिट्यूटेड इपोक्साइड है। यहाँ एक हाइड्रोजन की जगह कोई एल्काइल ग्रुप CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। जब इस टाइप का कोई इपोक्साइड होता है तो पहला स्टेप तो हमारा सेम ही रहेगा, लेकिन सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो वाटर अटैक कर रहा है यहाँ पे, तो ये अब इस केस में तो वाटर अटैक कर रहा था, चाहे इस कार्बन पे कर सकता है या इस कार्बन पे, दोनों कार्बन क्या है, इक्विवेलेंट है। लेकिन इस केस में कार्बन 1 और कार्बन 2 दोनों अनइक्वल है, अनइक्विवेलेंट कार्बन बोलते हैं इनको। ठीक है, तो अब ये जो H2 है ये किस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, अब ये H2O उस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड मतलब जिस कार्बन के ऊपर ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे। अब जैसे एक तो ये कार्बन है 2, कार्बन 1, कार्बन 2 पे तो दोनों हाइड्रोजन है, कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है। इस वाले कार्बन पे एक एल्काइल ग्रुप है, इसीलिए ये H2O कार्बन 1 पे अटैक करेगा। ठीक है, अटैक ऑन मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। लेकिन अटैक का अभी भी नेचर क्या होगा, SN2 ही होगा। फिर ये बाकी स्टेप वही होगा, ऑक्सीजन ने अटैक किया है तो ऑक्सीजन का लोन पेयर यूज हो गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए OH बॉन्ड ब्रेक हुआ है और इस बॉन्ड के ब्रेक होने से दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिले, इसीलिए अब ये H पॉजिटिव बाहर निकल गया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था वो खत्म हो गया। तो ये हमने देखा मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग। तो जब भी हम एसिड कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग करते हैं या इपोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं अंडर एसिडिक मीडियम में, तो किस टाइप से रिंग ब्रेक होती है और क्या प्रोडक्ट बनता है, ये आपको समझ में आ गया होगा।